तो नाउ लेट अस वेलकम चिरंजीत रेड्डी, जिन्होंने इस साल आईआईटी जैम 2025 में आईआईटी आईएसएम धनबाद में अपनी पोजीशन सिक्योर करी है। और इनके मुंह से सुनते हैं कि क्या क्या चीजें इन्होंने फेस करी इस जर्नी के दौरान और क्या लर्निंग्स है जो हम इनसे ले सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन रेड्डी। थैंक यू सर। आईआईटी धनबाद। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे वही छोटे छोटे नुआंसेस क्या रहते हैं, एक बच्चे को क्या तकलीफें आती हैं। आप क्योंकि आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो, ठीक है, अब आप सजेस्ट कर सकते हो। लंबी जर्नी थी आपकी। सबसे पहले अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन। मैंने अपना स्कूलिंग एक ही शहर में किया, हैदराबाद से किया मैं। ठीक है। मेरे को सीयूईटी दे के, मैं वैसे पीसीबी बैकग्राउंड से हूँ, तो नीट नहीं हुआ तो आई अटेम्प्टेड सीयूईटी और डीयू आ गया। जियोलॉजी इसलिए लिया क्योंकि बहुत अलग कोर्स था तो ले लिया। एंड वही फर्स्ट 2 इयर्स में पता नहीं चला कि हम ये था कि बीइंग फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड, पीसीबी बैकग्राउंड, कि जैम में एलिजिबल नहीं, तो थॉट कि ठीक है जैम नहीं दे सकते हैं तो फिर से सीयूईटी। अच्छा, और ये ज्ञान किसने दिया कि नहीं दे सकते? उस टाइम के सीनियर्स दिए थे। तो मतलब उस टाइम पे ऑफिशियली कहीं से चेक नहीं किया? नहीं, उस टाइम पे ऑफिशियली था कि पीसीबी वाले जैम नहीं दे सकते, उनके 12th में मैथ्स होना था। बट ये फिर रिसेंट इयर्स में अमेंड हुई कि ये 12th का एलिजिबिलिटी हटा दी। ठीक है। ये हमें लेट पता चला। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि क्योंकि प्रिपरेशन लेट स्टार्ट हुई। बट जब जैसे 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 फील्ड्स होते गए, फर्स्ट फील्ड हुआ, आई फेल इन लव विद द सब्जेक्ट। मेरे को कुछ भी करके यही सब्जेक्ट में कुछ करना था, तो आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड क्या कर सकते हैं। दैट्स व्हेन आई फाउंड कि हाँ अब वी आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम, सो मैंने दिया। तो बेसिकली सब्जेक्ट से हुआ प्यार, ठीक है। अब इस प्यार के चलते सोचा कि किस तरीके से अगले लेवल पे लेके जाए और तैयारी शुरू करी आईआईटी जैम की जाने। यस। कब आपने तैयारी एक्चुअली शुरू करी? जैसे हम बोलेंगे कि ये था हमारा डे जिस दिन हमने तैयारी को एकदम सीरियसली शुरू कर दिया। अगस्त फर्स्ट वीक से। अगस्त फर्स्ट वीक। मतलब क्या ऐसा स्टेप था कि जिससे आपकी तैयारी जो है ऑफिशियली स्टार्ट मान ली जाए? एक्चुअली कमिंग टू ऑफलाइन, मैं जुलाई में अराउंड आई वाज एट माय होम, सो अच्छा। मैं 1-2 हफ्ते ऑनलाइन ट्राई किया था, बट एक्चुअली पढ़ना तो वही सवाल फिर से दोबारा मेरा वही सवाल है कि क्यों ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या दिक्कत है? मैं देख चुका हूँ सर। मैं बीइंग लॉकडाउन किड, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती। सही बात। मेन रीजन नीट ना निकलना। अच्छा। बस दैट कि ऑनलाइन पढ़ाई हो ही नहीं सकती। कोई बता रहा है, स्क्रीन में देख रहा हूँ तो दिमाग एजुकेशन में नहीं जाता है, यूट्यूब या कहीं फिसल जाता है। ठीक है। एंड बीइंग इन द प्रेजेंस इन अ क्लासरूम मेक्स अ लॉट डिफरेंस कि तुम एक्चुअली वो कर पाते हो, फोकस कर पाते हो। मेरा स्टडी का टाइम टेबल भी वही था कि आई वुड बी इन द क्लास 2 आवर्स, जो भी हो रहा था स्ट्रेट इट वेंट टू द हेड, एंड मैं घर जाके 30 मिनट 40 मिनट रिवाइज करता था। ठीक है। दैट वाज इनफ। ठीक। तो ऑफलाइन वुड बी बेटर इन माय पर्सनल प्रेफरेंस। ठीक बात है, अपना अपना है, लेकिन हमारा भी, मेरा भी खुद का बायस्ड है ऑफलाइन की तरफ कि ऑफलाइन में जो इंटरेक्शन होता है, जो डिलीवर हो पाता है, जो स्टूडेंट टीचर का जो इंटरेक्शन है वो बहुत मैटर करता है। 100% बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफलाइन से। फिर प्लस एक वो भी रहता है कि अब आपको अगली क्लास में आना है तो आपको पुराना रिवाइज करा होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कोई देखेगा, हाँ, पीवाईक्यू कराएंगे। अब देखेंगे कि पिछले पीवाईक्यूज, पिछले टॉपिक के रिलेटेड पीवाईक्यूज नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, तो वी हैव टू बी ऑन टच। तो उससे एक मोटिवेशन भी बना रहता है। हाँ। ठीक बात है। ठीक है। तो लेट कोचिंग क्यों ज्वाइन किया? अगर करना ही था तो 1 साल का समय है, अब आप सबको पता ही है इसके बारे में कि हमें तैयारी करनी, तो फिर इतना लेट क्यों आपने तैयारी शुरू करी? वही सर कि आई वाज नेवर एबल टू पिक वन कोचिंग। अच्छा। यूट्यूब से पढ़ना वही बात हो गई कि मैं खुद से पढ़ लूँ या यूट्यूब से पढ़। मेन थिंग जियोर्थ मेरे को ये अट्रैक्ट किया कि इट वाज ऑफलाइन। आई कुड कम हियर एंड मैं यहाँ बैठ सकता हूँ 2 घंटे, एंड अपना टाइम टेबल मेरे को शेड्यूल करने के लिए आई डोंट हैव एनी स्ट्रेस। एक स्टडी प्लान है, एक लेआउट है कि इतने टाइम में ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, आई हैव टू जस्ट टिक टू द शेड्यूल। सिलेबस होता गया। सिंस यू मेंशन जियो, तो थोड़ी सी बात करते हैं। जब आप आए यहाँ पे पहली बार, ठीक है, उस वक्त जैसे आपने कुछ क्लासेस शुरू करी, ठीक है,
तब से लेके जिस तरीके से प्रोसीड करा कोर्स फर्दर, आपको अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस हुए, या बेसिक सवाल ये है कि किस तरीके से कोचिंग ने आपको हेल्प किया, कि क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? बेसिकली कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अंतर दिखा. अच्छा, आई कुड ग्रास्प इजीली जो टॉपिक्स मैं यहाँ समझता हूँ, दोज आई कुड अप्लाई टू माई सेमेस्टर एग्जाम्स. तो आपने अगस्त में कोचिंग सेंटर आके अपना काम चालू कर दिया, ठीक। तो क्या महसूस हुआ फर्क कोचिंग ज्वाइन करने के बाद, ऑफलाइन लेक्चर्स लेने के बाद, यहाँ आके बैठना एक्चुअली में? क्योंकि मुझे लगता है वो अपने आप में एक बहुत ब्रेव स्टेप है कि हम सुबह 9 से 5 डिपार्टमेंट जा रहे हैं, वहाँ कॉलेज में क्लासेस कर रहे हैं, उसके बाद ट्रैवल करके इधर आ रहे हैं, फिर यहाँ भी 2-2.5 घंटे हम लोग पढ़ रहे हैं एक साथ एक टॉपिक को, सिर्फ वही जो जियोलॉजी वहाँ पढ़ रहे हैं, फिर जियोलॉजी यहाँ पढ़ रहे हैं, पूरे दिन एक ही चीज को लेके बैठे रहना, फिर घर जाना, तो आपको लीजर टाइम बहुत कम मिलेगा उसमें, ठीक है। तो आपने लेकिन ये वाला हार्ड स्टेप लिया, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से चीजें बदली उसके बाद से? क्या पॉजिटिव या नेगेटिव क्या चेंजेस आपने महसूस करे अपनी प्रिपरेशन में या अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट में? क्या क्या फर्क आपने महसूस करे? वही सर कि बेसिकली जब हम एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी थरो कि वो एक किसी एक लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है. तो 100% वो सब्जेक्ट से फेमिलियराइज होना बहुत इम्पोर्टेंट. एंड बेसिकली दैट आई थिंक दैट्स व्हाट वी डिड हियर. एंड यहाँ जो दिस रिजल्टेड कि मेरा कॉन्फिडेंस अभी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है. एंड वही चीज़ें मैं सेमेस्टर एग्जाम्स में भी अप्लाई कर सकता था. तो दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस. वो तो है ही, जैसे हमें जब भी एक फील्ड में अगर हमें सक्सेस मिलता है ना, तो बाकी एग्जाम्स के लिए हमारा कॉन्फिडेंस हाँ. ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो आपको भी लगता है कि नहीं, जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। वो तो सही बात है, इसीलिए बोलते हैं कि सक्सेस एक आदत है, ठीक। तो अब वही सवाल है कि अगर एक बच्चा जो कि आपका जूनियर है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, जो आपसे आता है एडवाइस लेने कि जी मुझको तैयारी शुरू करनी है, मेरे पास 6 से 8 महीने हैं, एक मुझे एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बता दो, तो उसमें हर चीज़ कवर हो जाए, हर रोज़ कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना है, क्या चीज़ें जो नहीं करनी बिल्कुल भी, ताकि मेरा ये एग्जाम जो है वो एक गो में क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा ना होलिस्टिकली इसके ऊपर एड्रेस करो इस सवाल। माय एडवाइस वुड बी कि जितना तुम टाइम है सोच रहे हो वो उतना नहीं है. बिकॉज साइमल्टेनियसली तुम बहुत चीज़ें मैनेज कर रहे हो. सही बात है। अपने कॉलेज लाइफ भी देख रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ना भी है. एंड बीच में बहुत सारे ब्रेक्स आ जाते हैं. तो फाइंडिंग दैट शेड्यूल कि तुम एक कंटिन्यूस प्रोसेस में बैठे रहो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट रिदम. तो आई वुड एडवाइस कि जितना जल्दी तुम एक शेड्यूल बना सकते हो, स्टिक टू दैट रेजिमेंट एंड फॉलो दैट. एंड ट्राई आउट कि तुमको क्या इम्प्रूव कर रहा है. ट्राई आउट योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सोचो कि तुम ऑनलाइन अच्छा हो रहा है तो ट्राई टेकिंग दैट, ऑफलाइन अच्छा हो रहा है तो बेसिकली योर पर्सनल प्रेफरेंसेस हेल्प यू. तुमको जो वर्कआउट हो रहा है वो करो, ज़्यादा वेवर नहीं होना चाहिए बस. मतलब कि एक अप्रोच आप पहले सब, चाहे आप वक्त ले लो जैसे आप लोगों ने किया, हाँ. कि पहले वक्त लिया भले ही चूज करने में, लेकिन जब चूज किया तो स्टिक टू Stick दैट, to that. और उसके बाद फिर जो भी जैसा बताया जा रहा है वैसा आपने उसको चालू किया, Yes. ठीक है। क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए हमको, मतलब जो चीजें आपको डिरेल कर देती है, या फिर जो चीजें आपका कॉन्फिडेंस लो करके चली जाती है, वो कौन सी चीजें हैं जिससे हमें बचना चाहिए? सिलेबस वास्ट है तो बहुत लोग दूसरे लोगों क्या कर रहे हैं वो सुन के बहुत ठीक प्रेशर है। ले लेते हैं अपने आप. ठीक है, यानी अपनी स्ट्रैटेजी है जो आपने बनाई है, स्टिक टू दैट। ठीक है कि सिलेबस में इतना है. पीवाईक्यू एनालिसिस अगेन PYQ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्सटेंट ऑफ क्वेश्चंस पता चलता है हाँ, कि मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। पीवाईक्यू जो है आपने किस तरीके से टैकल की है, पीवाईक्यू का क्या रोल है, मतलब थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली बीइंग हियर वही था कि एक कोर्स लेक्चर होता था एंड रिगार्डिंग दैट क्वेश्चंस सॉल्व करते थे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज ही होते थे क्लास के दौरान जो हम करते हैं, ठीक। तो एक फेमिलियरिटी बनती है एग्जाम के क्वेश्चंस, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कितना हमें पढ़ना चाहिए, किस डेप्थ तक हमें उस टॉपिक में जाना चाहिए. इट वुडंट बी अननेसेसरी टू गो इतना ज़्यादा डीप जाना, बी वेरी अननेसेसरी. तो फर्स्ट थिंग एक्सटेंट ऑफ क्वेश्चंस पता चले. एंड सेकेंड पीवाईक्यूज जितना तुम प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा डर निकलता जाता है एग्जाम के रिगार्डिंग. तो
वी हैव डन आई थिंक 3 4 5 साइकिल्स ऑफ PYQs। हर एक साल के लास्ट 11 years के हमने PYQs किए हैं, विच एक्चुअली हेल्प्ड कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है एग्जाम में। सही बात, इस साल का पेपर एक्चुअली टफ था, थोड़ा ट्रिकी था, एंड PYQs पैटर्न चेंज था, चेंज हुआ, पैटर्न चेंज था। बट PYQs ज्यादा करने से वी वर नॉट दैट अफेक्टेड कि ठीक है हुआ है हुआ है। तैयारी हो। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि PYQ इन्होंने 5-6 बार कैसे, एक बार ही तो हम लोग उसे क्लास के अंदर करते थे, हर टॉपिक जब भी हम पढ़ रहे थे PYQ वहाँ पे सॉल्व, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता होगा। एक तो कि मुझे कंसेप्ट समझ में आया और मैं फिर उसको लगा भी पा रहा हूँ। यस, ठीक, फिर हम उसका टेस्ट देते थे, वीकली जो टेस्ट होता है उसमें सॉल्व होता था। फिर हमने इंटेंस रिवीजन सेशंस करे, उसके अंदर वो PYQ होते थे सारे, दोबारा से हमने उसे सॉल्व किया। फिर उसके बाद हमने मॉक टेस्ट लगाए, उसके अंदर PYQ बेस्ड हमने प्रैक्टिस करी, है ना। तो इससे एक फेमिलियरिटी, और फिर ये वाली जो किताब है, हाँ, ये किताब जिसमें सारा सेक्शन वाइज PYQ हमने आपको दिया है, यस, किताब कितनी बारी सॉल्व की अपने से, खुद से, यहाँ पे होने के बाद भी इसीलिए 4 बार ये किताब सॉल्व करी, 4 बार हमारे साथ करा, तब जाके आज ये बात बोल पा रहे हो सक्सेसफुली कि एग्जाम जो है निकल गया। Yes. तो वही बात है कि जब हम लगा रहे होते हैं ना वो हार्ड वर्क, तब हमें पता नहीं चलता, लेकिन अब जो सुन रहा होगा बच्चा उसे लगेगा 8 बार PYQ करना कितनी बड़ी चीज है ना। तो वो इट रियली मैटर्स जब हम हर रोज करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके किस तरीके से उसको किया जा सकता है। ठीक है, मॉक टेस्ट के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, छोड़ा जा सकता है, करना ही चाहिए, आपने कितने की है, आपको क्या लगता है क्या अप्रोच होनी चाहिए एक बच्चे की जो तैयारी कर रहा है? ऑफ कोर्स इट इज नॉन नेगोशिएबल कि तुम्हें करना ही है, क्योंकि जो तुम सोचते हो तुमको आता है वो एक्चुअली नहीं आता। जब फर्स्ट टाइम तुम वो क्वेश्चंस देखते हो मॉक टेस्ट में, वो टेंशन आती है एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट। ओनली थ्रू रिपीटेशन ऑफ मॉक टेस्ट, तुम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे रहे हो, तभी तुमको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, उस टाइम लिमिट में कैसे सॉल्व करते हैं वो पता चलता है। ऑल यू आर डूइंग इज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डी। उस टाइम पे तुम अपने मोस्ट कामएस्ट एनवायरनमेंट में रहो, तुम उसके लिए प्रिपेयर करो। तो थोड़ा बताओ, D-Day की आपने बात करी, तो D-Day में ऐसे क्या ब्लंडर होती है, क्या ऐसा अनोखा होता है उस दिन, क्योंकि अभी आपका रीसेंट एक्सपीरियंस है, क्या ऐसा हो जाता है इतनी प्रैक्टिस करने के बाद कि हमें D-Day से थोड़ा डर के रहना की जरूरत है? वो तो है सर, जो फैक्टर्स हमारे हाथ में कंट्रोलेबल नहीं है उनसे तो ऑफ कोर्स इफेक्ट होता है, बट वही कि क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर इस रेजिमेंट से तुम हो फेमिलियर हो कि तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो तुम उस डे पे तुम ये कर सकते हो, ठीक है पहले 5 नहीं आते हैं तो क्या पता नेक्स्ट वाला आ जाए, तुम यू विल नॉट बी टेंस्ड। बट अगर भाई मॉक टेस्ट नहीं दी तो उधर जाके घबराओगे फॉर श्योर कि इतने क्वेश्चंस नहीं बन रहे, मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, एग्जाम छोड़ के तुम ये सब चीजें सोचने लगोगे। तो अच्छा, मुझे क्या लगता है ना, इसमें मॉक टेस्ट जैसे जब हम देते हैं और मॉक टेस्ट में हम जैसे शुरुआत जब हम करते हैं, तुम्हारा भी स्कोर बहुत कम था शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो स्कोर बढ़ता है तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस बढ़ देता है ना, वो आपको और ज्यादा इस चीज के लिए मोटिवेट करता है, नहीं मुझे और मॉक टेस्ट देना है, मुझे और मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि उसी से हमारा कॉन्फिडेंस आता है और वो रिफ्लेक्ट करता है फिर उस दिन, यस है ना। Yes. और जैसे कि जिस दिन आपका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता था, तो उस दिन वो आग पैदा करता है शरीर में कि यार नहीं, मेरा क्यों नहीं स्कोर बन रहा, मुझे और अच्छे से पढ़ना है। तो ये एक मोटिवेशन का बहुत अच्छा तरीका है एक्चुअली में मॉक टेस्ट, है ना। फिर एक चीज और हम लोगों ने कोशिश करी थी इंट्रोड्यूस करने की, वो था इंटेंस रिवीजन सेशन। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, और वो किस तरीके से आपको लगता है हेल्पफुल था, और कैसे जो बच्चे नहीं भी हमसे कोचिंग ले रहे वो अपने इस प्रिपरेशन साइकिल में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उसको। बेसिकली इस एग्जाम के लिए हम 3 साल के कोर्स वर्क को हम पढ़ रहे हैं। सही बात। तो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एक टॉपिक से स्टार्ट करोगे एंड ऑफ कोर्स तुम चाहे जितना भी रिवाइज कर लो, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रेप, जब तुम सिलेबस खत्म करोगे, यू विल बी लेस फेमिलियर विद द टॉपिक्स व्हिच हैव स्टार्टेड फर्स्टली। तो एंड हम स्टार्ट भी वही टॉपिक से करते हैं जो मोस्ट वेट, सही बात है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होती है, फिजिकल और मेंटोलॉजी। तो हमने मिनरोलॉजी सबसे स्टार्ट की थी एंड वी हैव एंडेड विद स्ट्रैटिग्राफी एंड। तो बाय द टाइम वी कंप्लीटेड दिस, उस कुछ सवाल नहीं बन पाते थे जो पहले बन रहे थे। तो ये रिवीजन शेड्यूल बहुत यूजफुल टूल है कि हर वो जो टॉपिक्स जो हम भूल गए वो इससे फिर से हम रिकैप्चुलेट कर रहे हैं ताकि वो क्वेश्चंस फिर से हम सॉल्व करें, एंड ऑफ कोर्स इट हेल्प्स। और ऐसा भी होता था कि वही सारे क्वेश्चंस जो आपने क्लास में बैठ के ठीक किए थे वो IRS में नहीं हो पाता, गायब हो जाते थे। क्योंकि हाँ वो
भूल ही गए। 80% आई गेस रिकैप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टॉपिक्स इतने हैं, तो ये रिवाइज कर रहे हैं, तो ये रिवाइज नहीं कर तो रहे वो मुझे लगता है कि ऑफलाइन स्टूडेंट को ये लेवरेज हैं। हाँ, है ना, क्योंकि अब वो ये सारी चीजें देख सकता है देख बैठ सकता के अपने आंखों के आगे कि यार मैं कहाँ था, मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, वो एक्चुअली ट्रैक कर सकता ट्रैक कर है। सकता ऑनलाइन में क्योंकि कोई इंटरेक्शन तो है नहीं, तो Yes. स्टूडेंट भी आंसरेबल नहीं है किसी चीज के लिए, वो कुछ पूछ नहीं पा रहा है ना, तो ये मुझे लगता है एक बैरियर रहता है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। डेफिनेटली। ठीक है। अब एक चीज और आती है इसके अंदर अक्सर कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, हर बच्चे के साथ होता है। कुछ सब्जेक्ट्स नेचुरली उसका एक टेंडेंसी होता है, उसको पसंद आते हैं, मजा भी आता है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पसंद नहीं आते, आपको डिफिकल्टी होती है। आपके साथ भी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद क्या फर्क लगा उन सब्जेक्ट्स में, कौन से थे वो सब्जेक्ट्स, और क्या एक्चुअली में कुछ फर्क था, और था तो क्या था और कैसे था? मेरा NAT बहुत वीक है। मैं आई एम न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, ऑनेस्ट। हाँ, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होती है उस, दैट वुड बी वेयर आई एम लैकिंग। तो ये n नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट करके करके बेसिक मेरे बैचमेट से ज़्यादा आई थिंक NAT सबसे ज़्यादा मेरे को ये तकलीफ होती थी। एंड स्ट्रक्चरल में मेजॉरिटी NAT स्ट्रक्चरल की होती थी, तो समझ नहीं आता था कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बट वही एज टाइम गोस कि कितने क्वेश्चंस सॉल्व Practice किए, कर लिए, कितने बहुत सारे। प्रैक्टिस किए, वो मॉडल ऑफ क्वेश्चंस के साथ कितना फेमिलियराइज हुए, दैट आई थिंक दैट इज वेरी बेनिफिशियल कि तुम जितना रिपीट कर रहे हो उतना अच्छा। तो वही जो प्रैक्टिस करी जा रही है, वो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपका डर निकाल रही है, आपकी फेमिलियरिटी बढ़ा रही है बढ़ा subject के साथ, yes. है ना? ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे कि जिसको आपने छोड़ दिया हो, या आपने पूरा नहीं, मैं वर्ड टू वर्ड सारा सिलेबस करके जाऊंगा, ये अप्रोच फॉलो किया था? हाँ, मैंने अब 100% सिलेबस कंप्लीट करना गिवन माय टाइम शेड्यूल, आई थिंक वो मेरे को बहुत वो लगा फुलिश, नॉट प्रैक्टिकल। इट इज नॉट सही प्रैक्टिकल। बात। कि अगर ठीक है, मैं अगर एक टॉपिक छोड़ रहा हूँ, आई मेड श्योर कि जो मेरे को आते थे आई वुड बी 100% एफिशिएंट इन दैट, ताकि जो मार्क्स मैं उधर खो रहा हूँ देयर वुड बी नो स्कोप ऑफ लूजिंग मार्क्स हियर। तो अब ये जो टॉपिक छोड़ना है, हाँ। वो कैसे डिसाइड किया? मतलब वो रैंडमली डिसाइड करा, या कुछ उसके पीछे स्ट्रैटेजी थी, कुछ सोचा समझा निर्णय था? फर्स्ट थिंग वुड बी वेटेज देखना कि उस Weightage। टॉपिक का वेटेज कितना है, ठीक है। एंड रिमेनिंग टाइम कितना है, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। एंड क्या मैं वो टाइम मैं किसी और सब्जेक्ट में लगा सकता हूँ जिसका वेटेज भी ज़्यादा है, एंड मेरा जो बेटर ऑप्शन है कि मैं उसको ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाऊँ। तो ऐसे सब्जेक्ट्स थे मेरे, पेलियो थी, हाँ आई गेस पेलियो ही थी, तो बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन। सही बात। एंड वो टाइम मैं कहीं और लगा था, तो वही बात है कि हमने स्मार्ट अप्रोच जो है अप्लाई किया, और जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है और एग्जाम में भी ज्यादा आ रहा है, उस पर ज्यादा फोकस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें क्या लगता है ना, अक्सर बच्चा क्या गलती कर रहा है, एक किताब उठाता है, अब उसको है फ्रंट टू बैक खत्म करना है इस किताब को, जब तक नहीं कर लेंगे आगे ही नहीं बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है ना? या फिर अगर सिलेबस देख लिया, तो जब तक सारा सिलेबस नहीं कर लिया, मॉक टेस्ट नहीं देना। तो ये एक अप्रोच जो है वो कभी आपको बाहर निकलने नहीं देती उससे। तो इसीलिए हमेशा क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि एग्जाम पूछ क्या रहा है, ठीक है? जितना पूछ रहा है रेलेवेंट पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। PhD तो करनी नहीं है हमको, है ना? वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। बेसिकली हर एक टॉपिक का ROI देख के समझ के, एग्जैक्टली, ROI समझना है ना? तो इसमें आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लग जाता है ये समझने में, और कैसे समझा जाता है? इसके बारे में ज्ञान आता कैसे है? वही PYQs, जितने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, वही कि अगर तुम मान लो 3 पिछले ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हो, तुमको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मिनरो से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड इतने क्वेश्चंस पूछ। और PYQ भी हमने सिर्फ जाम के नहीं करे, हमने गेट के करे, GSI के करे, असिस्टेंट हाइड्रो के करे, माइनिंग एक्सपेक्टर के करे, नेट के करे, सारे PYQs के। तो उससे आपको सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से एग्जामिनर किस तरीके से सवाल बनाते हैं ना? कि हमें, ठीक है आपने समझ लिया ड्रेनेज डेंसिटी, भाई ड्रेनेज डेंसिटी पे सवाल क्या आ रहा है, ये समझना जरूरी है ना? तो PYQ बहुत मदद करता है, वही है, फाउंडेशन ही है हमारे भी कोर्स का। PYQ जितना ज्यादा आप करोगे, ठीक है। अब ये बताओ कि जब आप एग्जाम दे के आए, ठीक है, तो वो दिन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करो, वो कैसा था? इतनी, जैसे आपने बताया, इतनी इंटेंस आपने तैयारी की, ठीक है। अब ये D-Day वाले दिन क्या हुआ, इस तैयारी के बाद भी क्या हुआ, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, नो डाउट। जैसा तुम सोचोगे
वैसा जाता नहीं है हर बार। तो या उस दिन हो गए थे, हिल गए थे, बट इट वाज रिलीफ कि सबका ऐसा ही हाल सबका ऐसा था, पेपर थोड़ा सा टफ आया टफ था। है। ठीक है। तो ठीक है, जितना हमने मेहनत की वो लगा देयर वाज नो सीइंग बैक। तो वही होंगे कि बेसिकली इतना पढ़ के गए तो वी वुड बी अहेड ऑफ कम। इतना तो पता था कि ठीक है, चाहे एक जितना कॉन्फिडेंस तो था ही अंदर। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ आया होगा, तो वह सबके लिए वही बेंचमार्क होगा। तो ऑफ कोर्स नो डाउट कि जो एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं हुआ, नोट लेकिन क्योंकि रिलेटिव एग्जाम रिलेटिव। है ना, रिलेटिव आपके नंबर मैटर करते हैं। ठीक है, तो यू रियली लैंडेड अ वेरी गुड आइडिया, है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन का एक्सपीरियंस क्या था? सच में बोलो तो एक अच्छा रिलीफ था। ठीक है, हो गया। वे मतलब अभी मास्टर्स करने कहीं जा रहे हैं, वो श्योरिटी मिलना एक अच्छा रिलीफ था। And कैसे चेंज हुई आसपास की चीजें, लोग, कुछ बिहेवियर चेंज हुआ, कुछ जो है ना हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है इन चीजों को लेके, क्योंकि अब फाइनली आपके ऊपर एक आईटी का स्टैंप लग गया है ना, जो हमारे इंडियन सोसाइटी में इट मैटर्स अ लॉट, है ना। तो कैसे चीजें बदली उसके बाद, कुछ देखा, कुछ महसूस हुआ? यार नो डाउट लोग कंग्रेचुलेट कर रहे थे, बहुत अच्छे बोल रहे थे। जनरली कहा जाता है कि यार ग्रुप स्टडीज बेकार चीज है ना, हमें आइसोलेशन में रह के पढ़ना चाहिए, और हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की ये टेंडेंसी होती है कि शेयर ना करें अपने दोस्तों से, है ना। लेकिन आपके केस में मैंने देखा, जैसे आप तीनों जो लोग हो, कोचिंग भी साथ आते थे, कॉलेज में भी साथ, रूम भी साथ था, पूरी स्ट्रेटजी जो भी आपकी तैयारी, सब कुछ बराबर एक साथ बांट के करते थे। उसका आपको क्या लगता है कि कितना उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रोल था आपके इस जर्नी के थ्रू? इट ऑल डिपेंड्स ऑन whom यू आर शेयरिंग। अगर लोग तुम्हारे सिमिलर मेंटालिटी के हैं, वो जैसे कि हमारे टाइम बहुत कम था हमारे लिए, तो वो वो खुद में ही मोटिवेशन था, ठीक है टाइम कम है, हमें जाना है, हर दिन जाना है, नो डाउट टायर समय क्लासेस अटेंड करना, फिर यहाँ आके पढ़ना। बट तीनों में वो था कि कोई एक भी अगर थोड़ा लेस मोटिवेटेड है तो बाकी दो बोल देते थे कि नहीं तू चल चल। तो फाइंडिंग योर ग्रुप ऑफ पीपल इज इम्पोर्टेंट। अगर वो नहीं हो रहा है तो बेटर आइसोलेशन में पढ़ के रहो। बट वही कि अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं कि माइंडसेट सिमिलर है तो मेरे लिए इट्स रियली हेल्पफुल, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि है भी थोड़ा सा, मुझे लगता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा है ना, जियोलॉजी, बहुत सारी चीजें आपको समझने के साथ साथ रटनी भी है। ठीक है, फिर गिवन द रूटीन जो आप फॉलो करते थे, आपके लिए शाम को आके पढ़ना यहाँ पे बहुत टफ एक चीज था। तो जो क्लासेस यहाँ होती थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि वो क्लासेस किस तरीके से, मतलब आपको क्या लगता था कि उन क्लासेस ने क्या हेल्प किया, या अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो कि क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, या उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? क्लासेस के बारे में आई हैव नो कंप्लेंट्स, क्योंकि जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, आई आई थिंक आई अब्जॉर्ब मोर नॉलेज इन एन इंटरैक्टिव बेसिस। तो वो तो ऑन टॉप था कि मैं हाउ इट वुड फील मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन। अगर जब कोई लेक्चर हमारा चल रहा था, वो कॉन्वो की तरह चल रही थी, एंड आई थिंक दैट वाज मोर एफिशिएंट कि मैं दैट मेड मी, मतलब मेरा रिमेम्बरेंस बहुत अच्छा था इस हिसाब से कि मैं एटलीस्ट रिटेन कर पाता था इसकी वजह से। वो एज अ मोनोलॉग की तरह नहीं। हाँ, मतलब लेक्चर हाँ। डिलीवर करने सिर्फ ये नहीं चल रहा, हाँ, हम लोग डिस्कशन ही करते डिस्कशन ही सी करते बात है। थे, तो वो ज्यादा टाइम तक रिटेन हो पाता था मेरे दिमाग में। अगर मोनोलॉग होती तो ठीक है, वो यहाँ से जाके तो शायद उसी वजह से वो जो 2-3 घंटे बैठना होता था एक दिन, इट नेवर फेल्ट लाइक हाँ, वो यूं निकल जाता था, राइट, पता नहीं चलता था। ठीक है। और एक लास्ट में हम लोगों ने बहुत लंबे लंबे सेटिंग्स लगाए, है ना, बहुत आप लोगों ने मेहनत करा उसमें, उसका क्या आपको लगता है रोल रहा इसके अंदर? क्या वो स्किप किया जा सकता था, या वो नहीं बड़ा क्रूशियल था वो? नहीं, क्रूशियल था, क्योंकि आई थिंक एज यू नियर योर एग्जाम डेट, तुमको वो बैठ के पढ़ना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, यू हैव नथिंग बेटर टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तुम्हें बस ठीक है, चाहे जितना भी देर बैठ रहे हो, तुम्हें बैठ के जो था वो कंप्लीट करना था। एंड आई गेस इन आवर केस स्पेशली हमको स्ट्रैटी कवर करनी थी, एंड बीइंग दैट अ वास्ट सब्जेक्ट, लॉन्ग आवर्स आई थिंक वर एसेंशियल। तो आई डोंट थिंक सो इट वाज अननेसेसरी, वो क्रूशियल था। ठीक।